असलिया जो रोई कैया हया धीरा तनियर लाग भोर हो। असलिया जो रोई कैया लड़की ब्रिटेन के भारत घूम जाई। यही दिल्ली कलई का यही दिल्ली मेहराई की। असलिया जो रोई कहिया कि कितना बदली गईली दसवा करतिया। हजावा दहेज में ये साहब जरावल जाली बिटिया की। असलिया जो रोई कहिया। सत्ता में आने के लिए लोग जब चुनाव आता है तो किसान की बात करते और सत्ता में चले गए तो किसान को बिल्कुल किनारे रखती। दिल से किसान का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। किसानों के दर्द को बिरहा ने बहुत ज्यादा गाया कि नहीं गाया? हीरा उस्ताद का मैं कई गीत सुना हूँ, किसान के विषय पर बोले हैं कि खेत खरियानवा के रहलू किरनिया माई हरहलू किरनिया हो। हबैलन का जोड़िया सावरलू मातरिया हो। शहर के इस कस्बे के क्या अनुभव हैं आप? हिंदू मुसलमान यहाँ आज भी साहब चाहे कहीं कुछ भी कोई बतिया ले, लेकिन हमारे कस्बे में सभी लोग एक साथ मिल करके। बेरोजगारी का सवाल और शिक्षा का सवाल बिरहा से गायब हो गया। शिक्षा का महिमा मंडन तो किया गया, लेकिन शिक्षा की समस्याओं की तरफ इशारा नहीं किया गया। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे के फीस की बात आ गई, घर में कोई बीमार पड़ा है, खेत में खाद डालना है तो उसकी दवा बाद में होगी, सबसे पहले फीस की व्यवस्था। बिरहा आज ऐसी स्थिति पहुंच गया है कि बहुत सारे लोग नेताओं की चापलूसी करते हैं। क्या आपने भी कोई ऐसा मौका? जब बिरहा हमारे चारों तरफ होने लगी तो उस्ताद विश्वनाथ गुरु का बार बार सजेशन रहा, कभी किसी का मुंह मत लगना। बिरहा में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, समाज में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं और बिरहा उसको कैसे दर्ज कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो मेरा दो ही आशय होता है। एक तो यह है कि वे बिरहा के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं और उस परंपरा से उन्होंने क्या सीखा, इसके बारे में बताएं। और दूसरी चीज़ यह कि उनकी बेचैनी कहीं है कि नहीं समाज को लेकर। क्या केवल वो बिरहा गाकर इनाम पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, या अपने समाज और अपने देश की जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही है? किसानों के सवाल पर आमतौर पर गायक जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि किसान परिवारों से निकलने के बावजूद वे किसानों की संवेदना से अपने आप को आज तक जोड़ नहीं पाए। यह कम से कम 90 के बाद ये स्थिति आई, जब से भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आईं, आधुनिक टेक्नोलॉजी आई और उसका भी समावेश बिरहा में होता गया। लेकिन किसान बाहर हो गया, स्त्रियां बाहर हो गईं, स्त्रियों का मुद्दा बाहर हो गया, बच्चों का मुद्दा बाहर हो गया, रिश्तों की सारी जो नज़ाकत थी और रिश्तों का जो विस्तार था वे सब रिश्ते सिमटते गए। स्त्री देह का वर्णन केंद्र में आता गया और उसकी ऐन्द्रिकता को इस तरीके से उभारा जाने लगा कि वो अश्लीलता को छूने लगा। तो मेरी भी बेचैनी और छटपटाहट ये होती है कि मैं ऐसे लोगों से बातचीत करूं जो कम से कम अपने देश की समस्याओं से, इस देश में जो समय चल रहा है उससे उनका वास्ता हो और उस पर वो बात कर सकते हों। एक महत्वपूर्ण गायक रमेश चिरैया कोटी चिरैया कोट के पास अब्दोपुर गांव के निवासी हैं और किसान आदमी हैं। अभी हम जहाँ बैठे हैं उनके दरवाजे पर, वहाँ रहीले की खेती कट कर यहाँ आई है और हम लोग खराई मारने से पहले सोचे कुछ बातचीत किया जाए। हम बीच बीच में फोड़कर खा भी रहे थे, तो हमने कहा कि आज यही इसी विषय पर बातचीत की जाए कि बिरहा अपने समय को कितना दर्ज कर रहा है, क्लासिकी उसमें कितनी रह गई है, कितनी कहानियाँ जो उठाई जा रही हैं वे हमारे मन मिजाज को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, कितना हमको उर्वर बनाती हैं और कितनी उसमें अपनी तकलीफ़ें हैं। तो रमेश
भैया नमस्कार। भैया प्रणाम। और हालचाल बतावा। जी ठीक बा। आजकल का चलत हो? आजकल तो इस समय अब चैत का बेला बा। चना वना कटाई, सरसों कटाई, गेहूँ भी जोन थोन लगभग हो ही गल बा। यही में सबे पंचा जुड़ायल बा। आप एक किसान हैं जी और इस देश में सदियों से जी उसका शोषण होता रहा। जी वह अंग्रेज़ों के ज़माने में अगर लगान चुकाने के लिए अपने घर की लड़की को बेच भी दे और लगान चुकाए तो उसको अच्छा किसान अंग्रेज मानते थे। जी आज़ाद भारत में किसानों के ऊपर बहुत तरह की समस्याएं लादी गई। किसानों ने संघर्ष किया। महेंद्र सिंह टिकैत का संघर्ष, तमिलनाडु में किसानों का संघर्ष, उत्तर प्रदेश में किसानों का संघर्ष, किसान विद्रोह यहाँ हुए, अवध में किसान विद्रोह हुआ, चौरी चौरा में किसान विद्रोह हुआ, तमाम सारी चीज़ें जी चलती रहीं। जी जी बाद में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया और स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें सरकार को दी जी उसमें एमएसपी का सवाल था कि मिनिमम इतना दाम, न्यूनतम दाम होना चाहिए उसकी फसल का। वो आज तक सरकार उस पर कायम नहीं हो पा रही है। जी एमएसपी हमेशा एक ऐसा मामला बन गया है जिस पर सरकार न केवल किसानों को धोखा देती रही है बल्कि उनका दमन भी करती रही है। हाँ, चला गया किसान हमसे। तो किसान के रूप में आप इन तमाम सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखें, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक साथियों का तहे दिल से मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और रही बात, विषय आपका बहुत बढ़िया है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। और आज़ादी के बाद से अब तक देखा जाए तो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय जितना भी कह लिया जा कम है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब जब तक रहे तो लगा, सत्ता में गए तो लगा कि किसानों के लिए कुछ हो रहा है। और उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया कि किसान आज तक चौधरी साहब को पूछता है। और चौधरी साहब के स्वर्गीय होने के बाद आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए सदन से सड़क तक लड़ा। और जब जब उनको मौका मिला तो किसान हित में, गरीब पक्ष में, मतलब जितने लोगों की सोच नहीं थी उससे ऊपर उठ करके उन्होंने ये सब कुछ किया। और किसान की दुर्दशा तो वो है कि सत्ता में आने के लिए लोग जब चुनाव आता है तो किसान की बात करते हैं। और सत्ता में चले गए, जैसे मैं दो नाम बताया, इन लोगों के अलावा दूसरे लोग सत्ता में चले गए तो किसान को बिल्कुल किनारे रख दिए। केवल उसे एक कहा जा छला छलावा वाला एक भाषा में ठगा जा रहा है। साहब मैं बता दूं, किसान की तो वो दुर्दशा है कि अबे चल रही है, थोड़ा जिस तरह की लू चल रही है, चैत का बेला है, गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार है। अभी कई जगह खेतों में आग लग गई। जी। कई 100 एकड़ गेहूं जल जा रहा है, कई 100 बीघा जल जा रहा है। मौके पर जा रहे हैं लोग, निरीक्षण कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन वह पैसा, वह व्यवस्था पाने के लिए किसान दर दर का ठोकर खाते हुए उसके चप्पल घिस जा रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर काटते काटते। और धीरे धीरे वो परिवार समेत मरने के कगार पर चला जा रहा है। और जब फसल ही जल गई तो जाहिर सी बात है उसके पास खाने का संकट आ गया। जी। किसानों का शोषण कभी बंद नहीं हुआ। जी, कभी नहीं। किसानों को खाद के लिए रात भर वहाँ, हाँ, लाइन लगाना, रात भर नहीं सर, भैया तो हम लोग भी देखे हैं। 3 दिन 4 दिन पहले आधार कार्ड जमा करो,
तो पासबुक जमा करो, तो पता लगा कि आज नहीं आई। मैंने ये स्थितियां रही हैं किसान के साथ। किसान हमेशा दुखी है, दिल से किसान का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। तो किसानों के दर्द को बिरहा ने बहुत ज़्यादा गाया कि नहीं गाया? नहीं, बात तो रखी गई अपने हमारे जो आदरणीय पूजनीय बुजुर्ग कलाकार थे, हीरा उस्ताद का मैं कई गीत सुना हूँ जो किसानों के विषय पर, किसान के विषय पर बोले हैं। एक गीत हमको याद नहीं आ रही है, वो लाल किला से गाए थे। तो ऐसा नहीं रहा पहले के जो लोग थे। अरे एक गीत पहले लोग गाते थे, क्या कभी हरवा मशीन से चली। जब एक दौर था, बदलाव आ रहा था कि पूर लगा करके लोग पानी भरते थे, छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके। उससे थोड़ा सा ऊपर मामला उठा तो वो राहट वाला मामला चला, जो बैलों से गोला टाइप चलता था। उससे कुछ ऊपर आया तो उसी समय गीत गाया करते थे लोग, हरवा मशीन से चली, खेते खेते लगी है बिजली का तरवा, हरवा मशीन से चली। मशीन काटी चारा, बैठल खइया बैल बेचारा, हरवा मशीन से चली। बैठल मजा उड़ रही है चमार मुसा, हरवा हरवा मतलब ये आश्चर्य होता था। व्यवस्थाएं बदली, व्यवस्थाएं बदली, और व्यवस्थाएं बदली तो किसान भी अपना भरपूर जो है इस देश के प्रति समर्पण दिखाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मैं बैल की बात आपने कही, मैं लगभग पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ जी सोनभद्र के कुछ गांवों में मुझे बैल मिले जी जिनसे खेती होती है, एक आध बैल भदोही में मिले, जी बाकी सफा चट है मामला। और उसके बाद बैल हमको बलरामपुर में मिले। जी बलरामपुर जिले के एकदम नेपाल के बॉर्डर की तरफ गांव में हम गए थे, जी तो वहाँ बैल थे। बाकी बैल एकदम गायब हो गए जीवन से। अभी मैं देख रहा हूँ, एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया कि उनकी गाय ने बच्चा दिया है, जी लेकिन वो बछड़ा हो गया, तो बड़े दुखी थे। जी एक ज़माने में बछड़ा होता था तो खुशी होती थी। बहुत खुशी होती साहब, इतनी खुशी होती थी कि जैसे लगता था कि परिवार में कोई एक कमासुत पुत्र आ गया। ये महत्ता थी। बैलों की कहानियां हैं, प्रेमचंद ने लिखा 2 बैलों की कथा, और एक शिवमूर्ति नाम के कहानीकार हैं, उन्होंने तो अपने एक बैल की इतनी मार्मिक कहानी लिखी है, अपना संस्मरण लिखा है कि जब उनके पिता साधु हो गए तो बैल ही था जिसके साथ वो एक तरफ खुद थे और दूसरी तरफ वो बैल था। इसे ऐसे खेती की उन्होंने। एक वाकया में बता दूं, जी। ये हमारे गुरु जी हैं भोला मास्टर साहब कवि जी, उनके दूसरे नंबर के सुपुत्र हैं हीरा लाल। तो मतलब बहुत रुचि उनकी रहती है और कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का काम करते हैं बराबर। उनकी आज ही की तरह ही थी। देखें भैया, कहानी से कहानी का जोड़ मिल जाता है, बात से बात का जोड़ मिल जाता है। लेकिन वही हीरा लाल अपनी आज ही के लिए गीत लिखे थे, श्रद्धांजलि गीत, वहीं में हमको गाने के लिए। उसमें एक लाइन ऐसी लिख दिए कि आज भी मुझको चुभती है। क्या था? उसकी लाइन थी कि खेत खरियानवा के रहलू किरनिया माई, रहलू किरनिया हो, बैलन का जोड़िया सांवरलू मातरिया हो। मतलब सरल भाषा में और इतनी बढ़िया बात जो कलेजों को छू जाए। तो ये था हर दरवाजे पर, हर घर में। गाय भैंस बिल्कुल थोड़ा कम हो जाती थी, लेकिन भैंस और गाय और बैलों की जो व्यवस्था थी। आपके यहाँ भी बैल नहीं है? जी हमारे यहाँ भी नहीं तो थे। हमारे यहाँ तो थे। मैं बता रहा हूँ आपसे कि लगभग 2003 तक रहे। तो भैया, मैं बिरहा गा के आता था, तो चूँकि मैं बैलों का बहुत शौकीन था। मेरा परिवार है, मतलब हमारे घर 2, 4, 5 बैल रहते थे। बैलगाड़ी भी हमारी चलती थी। तो बिरहा गा के मैं आता था, हल नाद देता था
तो कुछ लोग जो बड़े वाले भाई हमारे जो हरिश्चंद्र यादव पहलवान साहब थे, स्वर्गीय हो गए, उनसे कहे कि अरे पहलवान मर्दवा रतिया भर भी आ गया क्या बोला सगरवा का हार जोता ना, तो हारवा जोतवा होता या तो बिरहवा गवा होता। तो हमसे कहना कि मर्दवा कहा लेके जाले बेमतलब थोड़ा का हार जोता है। हम कहने अरे बैलो तो बारल बाल खराब हुई हैं, बस एक दिन उठे व्यापारी को बोला करके बेच दिए। ये शौकीनी थी और बैल दरवाजे पर रहते थे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बैल रहते थे। अच्छा ये बताइए कि अब ट्रैक्टर से खेती होती है, खेती एक बड़ा आधार है आपके यहाँ, लेकिन आपका परिवार बड़ा परिवार है जी और संयुक्त भी है अभी, जी जी। तो क्या सब लोगों के खर्चे खेती से पूरे हो जाते हैं कि बाहर कमाना पड़ता है? ना साहब, ये तो केवल कहने की बात है, चूँकि अपनी खेती है तो करना है। और ये सही है कि घर का हो जाता है तो अपने ही लिए नहीं है, दुखा है सुखा है, कोई उत्तम मध्यम है, पशु है, काम सबका चलता है। लेकिन कोई अलग से व्यवस्था आदमी बड़ी करना चाहे, बच्चों को पढ़ाना चाहे या शादी विवाह हो, तो खेती पर ही आधारित रह के वो अपनी सोच के अनुरूप नहीं कर पाएगा। आज के युवा वर्ग की स्थिति ये है कि हम लोगों के बचपना में होता था कि पिताजी भैया जी अगर खेत में चले गए बैल लेकर के तो हम लोग फावड़ा कुदाल लेकर पहुंच जाते थे। एक ललक थी, एक लगन थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। क्योंकि आज का युवा के दिमाग में है कि हम ये खेती करके ही क्या कर लेंगे, अगर पैसा नहीं है तो वो खेती भी नहीं हो पाएगी, न तो उसकी बीज मिलेगी, न खाद मिलेगी, न सिंचाई हो पाएगी, न निराई गुड़ाई हो पाएगी। ये स्थितियाँ बन के चली जा रही हैं। आप जिस इलाके में हैं वो लगभग अब एक कस्बे से बढ़कर एक शहर हो रहा है। जी 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 इस शहर में हिंदू मुस्लिम दोनों की जी आबादी है जी और मैं समझता हूँ कि आपकी सामाजिकता उस पूरे दायरे पे होगी। जी। तो इस शहर के, इस कस्बे के क्या अनुभव हैं आपके? यहाँ का अनुभव तो ऐसा रहा है सरकार कि यहाँ जो यहाँ के पुश्तैनी लोग हैं, बाप दादे आजे परपाजे से जो यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इतनी बढ़िया भाईचारगी, इतना बढ़िया व्यवस्था, सभी लोगों का साथ बैठना, साथ खाना, साथ उठना, सबके दुख तकलीफ में शरीक होना। मतलब ये अब दुर्भावना नहीं है कि वो मुसलमान है मैं हिंदू, वो फला है मैं ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक बात मैं बता दूँ आपसे जो छेड़ दिए हैं, तो 5 दिसंबर 2005 की बात है। हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, स्वर्गीय मुस्तफ़ा चा, बहुत बड़े गायक थे जी, गाजीपुर वाले जी। उनका हमारे कस्बे में वो था, उनकी बहन रहती हैं। जब हम बिरहा गाने लगे खूब, तो यहाँ जब आए थे 2005 में, वो 5 तारीख को, तो अब वो थे तो आना जाना उनका रहा ही होगा। तो आए, उनके वो थे क्या कहते हैं, बहन के लड़के, भांजे इश्तियाक कुरैशी साहब, वही प्रधान उस समय थे। वो थे या शाहजहाँ कुरैशी साहब थे, हम कंफर्म नहीं, पर लेकिन वो भी प्रधान हुए थे। यही 2 परिवार होता था। तो मुस्तफ़ा चा इश्तियाक भाई से कहे कि एक हमारा कार्यक्रम कराओ, बहुत दिन हो गया, 20 साल हो गया चिड़ियाकुट गाए। मैं पहले बराबर गाता था और गाते भी थे। हमारे गुरु चा थे, सौरू माट साहब थे, सिमरत चा थे, इन लोगों से बराबर उनका कार्यक्रम जो है यहाँ होता था। तो कहे ठीक है मम्मा करा देंगे। तो कहे कि अच्छे बताओ इधर कोई गायक है कि नहीं। तो कहे कि एक हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उसी गांव के, जिस गांव को खलीफा गाते थे, रमेश भाई। कहना हाँ यार यहीं के हैं क्या, उनका नाम मैं सुनता हूँ। कहना हाँ बस यहीं के हमारे यहाँ के। कहना बुलाओ। तो हमको फ़ोन किए, मार्केट में ही मुलाकात हुई। तो हमसे कहे कि बाबू अब हम तो बड़े उत्सुक, बड़े मतलब कि मुस्तफ़ा चा को ज़रा हम देख लें। बैठे, पैर छुए, मतलब जो अपना पानी दाना हुआ। तो हम कहे कि चचा आदेश करिए। कहना रमेश जी एक बिरहा गा दीजिए हमारे साथ। हमका चचा है तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप जैसे लोगों से कुछ हमको सीखने को मिलेगा।
बिरहा रख गई। तो दिसंबर का महीना, भैया मैं आपसे बता दूं कि कितना बड़ा नाम उनका रहा होगा। 20 साल के बाद इतनी भीड़ ठंडी के बिरहा में, भाई जन सैलाब एकदम, बारे बिरहा की महत्ता। तो मुस्तफ़ा चा पहले उनके एक लड़के थे, सोनी अब नाम जो भी रहा हो, सोनी कहा जाता था, उन्हीं से शुरू करवाए। तो सोनी वंदना एक बिरहा गाए, और इसके बाद एक वंदना एक बिरहा में गाया। तो चूँकि जाहिर सी बात है, अपनी मार्केट है सबके यहाँ, हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए। इतना आदर, इतना दुलार, इतना प्यार मोहब्बत कस्बे के लोग हमसे करते हैं कि कभी कभी हम अपना आकलन ही नहीं कर पाते हैं कि मैं हूँ क्या। ऐसा भाव कब देखने को मिलता है, ऐसा प्यार मिलता है। तो मुस्तफ़ा चा मेरे गाने के बाद सोनी को नहीं गाने दी, अपने खड़ा हो गए। अब वो अपने जवानी वाली भाषा में चले गए। अच्छा। नसुड़ी और मुस्तफ़ा के साथ जी, जो जी। हुआ करता था सांप्रदायिक। अब जैसे कुछ उनको जैसे ये लगा कि मैं गाऊं, अब क्या मैं अपने मुँह से कहूँ। नहीं, कहिए। तो गाते गाते कुछ हिंदू मुसलमान पर वो बात करने लगे कि फ्रंट बन जा, तो मुस्लिम हमारे तरफ हो जाएगा, तो हम ठीक रहेंगे। अपना सब गा बजा के बैठे, और बिरहा गाए कहे कि रमेश बाबू हमें भरोसा कि इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। बैठे, खड़ा हुए हम, हमको भी थोड़ा सा नागवार लगा। हम कहे चाचा जी मैं तो बहुत सम्मान आपका कर रहा था और बहुत उत्सुक था कि आज मुस्तफ़ा चा से कुछ सीखने को, कुछ गाने को हमको अवसर मिला है तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन आप वो मुस्तफ़ा नहीं हैं जो मैं अपने दिल में बिठा रखा था। आपकी सोच इतनी गंदी है और आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। पहली बात तो जो बिरहा की बात की है, आपकी बिरहा का जवाब दूंगा, बाकी बात बताऊंगा आपको। तो कि इतिहास की बिरहा गाए थे, उसमें उसका जवाब था हमारे में सिकंदर पोरस, श्यामा कवि जी लिखे थे। उस बहुत बढ़िया लाइन थी, हिमालय भी जहाँ के प्रहरी, हार कैसे मानी जेकर मेवाड़ की छाले, हिमालय भी जहाँ के प्रहरी। और बिरहा होने के बाद हम कहे कि चचा जी मैं ऐसा गायक हूँ, 20 साल के बाद आप आए हैं तो यही मेरी कमाई है। यहाँ मैं आज तक समझा नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊँच है, कौन नीच है। मैं सबके यहाँ खाता हूँ, सबका प्यार पाता हूँ, सबके यहाँ बैठता हूँ। और इतना कहने के बाद अब जनता जो है, इससे होरी टाइप नहीं होता है, बोलने लगे अबाक कि अरे हम इतना कहा है और कुछ बोल रहे हैं। जो उस मुस्लिम समाज के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, वही लोग थोड़ी थोड़ी करने लगे। यार इतनी गंदी ये सोच इस अवस्था में आदमी जा रहा है, लेकिन इसकी नीयत अभी भी साफ नहीं हो रही है। तो ऐसा वाकया हमने देखा है और कस्बा बहुत लोकप्रिय है। यही एक मकबरा है जो चिड़िया कोठी का नाम लिए हैं। बहुत वो लोग बताते हैं कि राजा की कोट थी और उसी के नाम से चिड़िया कोट पड़ा है। हम लोग बचपन में गाय चराया करते थे, तो यहाँ जैसे विशाल सारा सिस्टम हुआ है। राजा रानी के लोग, बीच में एक समाधि बनी हुई है, तो वहाँ बीच में 2 समाधि का, एक राजा की एक रानी की है। तो ऐसे मतलब अद्भुत चीज़ें हमारे कस्बे में हैं जिसका बहुत मान है, बहुत मनोबल है। और हिंदू मुसलमान यहाँ आज भी साहब, चाहे कहीं कुछ भी कोई बतिया ले, लेकिन हमारे कस्बे में सभी लोग एक साथ मिल कर के, कोई तर हो, त्यौहार हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, सब लोग साथ बैठ कर के और एक साथ मिल कर के उसको जो है सम्मानजनक करते हैं। इस कस्बे में कारोबार का क्या स्वरूप है? कौन से कारोबार के लिए जाना जाता है? पहले तो ये जो लूम चलता था, बहुत ज़्यादा तादाद में चलता था, बुनकरों का। जी।
और जो कुरैशी साहब लोग हैं उनका व्यवसाय आप जान ही रहे हैं। हिंदू जो है अपने धंधा के पर्पज से लगा रहता है, लेकिन इस समय दोनों समुदाय हिंदू और मुसलमान सबकी बराबरी की दुकानें हैं और कताई बुनाई वाला काम हमको लगता है इक्का दुक्का चलता होगा, नहीं तो सभी लोग अपना धंधा रोजगार करके और बड़े खुशहाल मन से बहुत बढ़िया से शांति से लोग अपना समय बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। ये आपके घर में भी बच्चे हैं और पूरे देश में बच्चे हैं जी। और बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के पास समय ही समय हो गया है जी। और लोग तोड़फोड़ पर, गाली गलौज पर और मोबाइल पर जी। लग गए हैं। जी। पढ़े लिखे लोगों के सामने इसके अलावा कोई चारा दिखता नहीं है। जी। ये समस्या आपको कितना छूती है? बच्चों को पढ़ाने में जो खर्च होता है। सर ये समस्या तो इतनी गंभीर है, आज के 20 साल 25 साल 30 साल पहले तो मोटा महीन काम करके बुजुर्ग हों चाहे युवा हों अपने आप को किसी ना किसी तरफ कन्वर्ट कर लिए। कोई मजदूरी किया तो उससे जीवोपार्जन कर लिया, कोई खेती किया तो खेती करके ही जीवोपार्जन कर लिया। आज का जो परिवेश है, मैं बता दूं साहब, पहले तो मुझको लगता है कि साल में 1 बार एडमिशन होता था, अब तो सलिया में 2-2 बार एडमिशन हो रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं बदल गई और जो एडमिशन 500 200 150 रुपये में होता था, सीधे सीधे 4000 3000 2000, जिसका जैसा फोकस है उस हिसाब से। और शिक्षा के नाम पर कहीं कुछ नहीं। जो बच्चे होनहार हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने में समय अपना पूरा व्यतीत कर दिए। वो तो बच्चा मन लगा के पढ़ा है जी, खेती का काम किया नहीं है, ईंटा गारा किया नहीं है, सर पे कुछ ढोया नहीं है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उस लायक वो है कि जो उसको चाहिए उसका वो हकदार है। लेकिन ऐसी सरकारों में नौकरी की कोई पता ठिकाना नहीं है। कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। कई बार सुना गया है, पेपर में, टेलीविज़न पर देखा गया है कि इतना मतलब अपने आप को मायूस चाहे असहाय समझ करके कि हम गार्जियन को क्या जवाब देंगे, और पढ़ते पढ़ते उनकी आधी समय भी निकल जाती है। तो जो पहले से केवल पढ़ाई पर निर्भर था वो नौकरी पाया नहीं, किसानी किया नहीं। इस समस्या से दर्द होता है आपको? बिल्कुल दर्द होता है। तो कभी लगता है कि आप जो गा रहे हैं इस समस्या के और नज़दीक जाना चाहिए और इसको और शिद्दत से उठाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे उसके लिए, क्या करते हैं? अब वो कुछ लेख लिखा जाएगा। अब फिर पॉइंट आ गया। एक गीत और थी, वो सियाराम कवि लिखे थे, बनारस वाले। हाँ, बनारस वाले जी, जो उस्ताद के भांजे हैं, आपके कवि जी, हमारे कवि जी। उसी गीत में थी, उसी लाइन में ये भी लिखे थे कि नकल कह के बचवा इम्तिहान पास करी है, प्रिंसिपल मैनेजर थैली रुपया से भरी है, असली अजोर हुई कहिया, लिखले बिना पन्ना रहे कोर हो, असली अजोर हुई कहिया। क्या बात है, वाह। और गाजीपुर का इलाका तो नकलचियों के लिए स्वर्ग है जी। कुल मिला के यह है कि बेरोजगारी का सवाल और शिक्षा का सवाल बिरहा से गायब हो गया जी। शिक्षा का महिमा मंडन तो किया गया जी, लेकिन शिक्षा की समस्याओं की तरफ इशारा नहीं किया गया। समस्याओं की तरफ इशारा नहीं किया गया। और जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय के शिक्षक लोग जो थे समय देते थे, पढ़ाते थे। ये नहीं कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबके सब नौकरियाँ पा जा। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़े। ये हमारे यहाँ के विद्यालय से कई बच्चे ऐसे रहे जो यहाँ के प्राइमरी तक, मिडिल तक पढ़ के लोग गए हैं, PCS हैं, IPS हैं, मतलब ये ढंग के थुआ में। तो समस्याएं तो हैं सरकार, समस्या तो इतनी है कि घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे के फीस की बात आ गई, फीस का सवाल आ गया, घर में कोई बीमार पड़ा है, खेत में खाद डालना है या पशु बीमार है तो उसकी दवा बाद में होगी, खेत में खाद बाद में पड़ेगी, सबसे पहले फीस की व्यवस्था।
क्योंकि फीस नहीं जमा करेंगे, परीक्षा में वो नहीं बैठने देंगे, फीस नहीं जमा करेंगे, उनको बाहर कर देंगे जी। वो कोई अब लाज लिहाज नहीं है। नहीं, अब वो मान मानवता कोई नहीं रह गया, सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ऐसे में जैसे सियाराम कवि की आपने जो बात बताई, सियाराम कवि तो बहुत युवा हैं और मुझे लगता है कि सियाराम कवि के सामने भी वही संकट है। तो एक आत्मीय बात जो होती है कि आप जो है अगर दर्द में होते हैं तो आपके शब्दों में भी दर्द होता है। ऐसा सियाराम कवि को कैसे आप देखते हैं, किस तरह के कवि? जो आज का दौर है, आदरणीय हमारे सियाराम गुरु जी कवि जी, हम जिन जिन गीतों को उनके पर रेखांकित किए हैं उसमें हम कुछ न कुछ पाए हैं। जैसे जो टुकड़ा मैं बोला हूँ, एक बार का वाकया मैं बता दूं आपसे। 2007 का, लालू जी रेल मंत्री थे और हमारे उस्ताद विश्वनाथ गुरु फ़ोन कैला कहाँ हुआ। हम कहले घर में तो है गुरु। कल अब तो यार चल जाते हैं दिल्ली घूमी आवल जात। हम कहा ठीक है गुरु आवत है। कब आए? कहना सवेरे आवा। हम लोग गए यहाँ से दिल्ली। तो एक हमारे अखाड़े के वरिष्ठ गायक थे, उस्ताद के मित्र थे, बब्बन यादव। अच्छा, दिल्ली में रहते थे? जी, पहले वो विराग आते थे, बाद में दिल्ली में जो है नौकरी करने लगे। हम लोग गए तो हम लोगों को स्टेशन से रिसीव किए और लेकर गए अपने आवास पे। दूसरे दिन कहे प्रधान जी, उस समय उस्ताद प्रधान थे, मुझको लगता है प्रधान थे, कहे प्रधान जी चलिए आज आपको बहुत खूबसूरत दुनिया में ले चलना है। तो अब चूँकि हमारे दोनों लोग आदरणीय हैं, हमारा बोलने का साहस तो है नहीं, जिधर चलेंगे उधर चलेंगे। तो एक वो ऑटो मंगवाए लगभग 2:30 बजे और हम उस्ताद बब्बन गुरु तीनों लोग पीछे बैठ गए, ड्राइवर लेकर चल दिया। कम से कम वो जहाँ वो थे वहाँ से 2.5 घंटा लगा। जहाँ वो रुके तो वहाँ बोर्ड लगा था भारतीय रेलवे बिहार भवन। अच्छा, ये शायद ये नहीं था, केवल बिहार भवन ही था। हाँ, केवल राज्यों के अपने अपने जो है वहाँ वो हैं। हाँ, बिहार भवन था, वो नहीं लिखा था जी। तो वहीं गेट के यहाँ बगल में ऑटो खड़ा हुआ तो नेताजी उतरे, बब्बन यादव नेताजी, हम लोग नेताजी कहते थे। गुरुजी नेताजी, हम तो बहुत मुलग्गु रहे उनके। तो नेताजी उतरे और जो गेट पे वो गेटमैन था, प्रशासनिक मतलब सैनिक था, उसके पास गए और पूछे कि वो क्या पूछ कर आए। फिर ऑटो के पास आए तो उस्ताद पूछे का नेताजी? तो वो कहना कमिश्नर साहब बस हवाई वाला हूँ। ये कह रहे हैं तब तक 5 मिनट बाद ही कमिश्नर साहब की 3 गाड़ियाँ, नीली बत्ती, सायरन बज रहा, आ गए। तो नेताजी गेट के कोने पर खड़ा थे। जब कमिश्नर साहब देखे, के राम साहब उनका नाम था और वही भारतीय रेल के उस समय सचिव थे। कमिश्नर साहब देखे, रोक दिए गाड़ी। और बब्बन जी आओ आओ आओ, अंदर आओ। गेट खुला, सभी लोग गए और कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बैठे तो परिचय पूछने लगे, कौन लोग हैं? तो बब्बन जी कहे कि बाबूजी विश्वनाथ यादव हैं, वाराणसी के, काशी के, बिरहा के बहुत बड़े गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं। कहना ये बच्चा, कहना कि ये इन्हीं का चेला है, मऊ का, हमारे ही जनपद का है, चेला हमारा है, इसका नाम रमेश है, ये भी बहुत बढ़िया बिरहा गाता है। अब कमिश्नर साहब 1 मिनट समय लगा होगा इसके बाद कहे बेटा गाते हो? कहले जी बाबूजी गाते हैं। कहे कुछ गाओ। आज जब कहे कुछ गाओ तो अब मेरी धड़कन जो है बढ़ गई, मैं घबराने लगा, डरने लगा। और डरने का कारण मेरा क्या था कि ये जो मुख्यमंत्री वगैरह बड़े पोस्ट के लोग हैं जो कमांडो सुरक्षा में रहते हैं, इन कमांडो लोगों का एक बार का माजरा मैं कैंट स्टेशन पर देखा था।
नेताजी आ रहे थे छात्र संघ का उद्घाटन करने काशी विद्यापीठ में, और एक लड़का दौड़ कर गया कि पैर छू लूँ, और वो दौड़ कर मारा भैया, वो कमांडो, कम से कम 5 फुट लंबे फेंका गया हो सुरक्षा में। भाई उसकी कोई एंट्री तो थी नहीं, वो एक बैग सोचा कि मैं जा करके पैर छू लूँ, तो वही मैं देखा था। अब जब देखा कि कम से कम 50-60 कमांडो बिहार भवन की सुरक्षा में लगे, तो मैं डरने लगा। तो फिर रिपीट किए, गाते हो? जमका जी साहब गाते हैं। कहला यार गाओ तो कुछ गाओ। तो उस्ताद बगलिए में कहला गावा। तो कहने कि अबे भाई इस लेवल के अधिकारी हैं, अब इनके सामने ललनवा भौजी गीत थोड़ा नहीं चलेगी। तो भाई जिस हिसाब के, जिस कैडर के हैं, उस हिसाब की बात भी होनी चाहिए, तब तो अपना भी कुछ महत्व रहेगा। तो यही आदरणीय हमारे सियाराम कबीर जी एक गीत लिखे थे, उसमें प्रकाश डालना शुरू किया। अब हिम्मत थोड़ा सा धीरे धीरे जुटने लगी। तो मैं कमिश्नर साहब से सीधे संवाद कर रहा हूँ। कहा कि साहब देश गुलाम था, लाखों लाखों कुर्बानियों के बाद हमारा वतन आज़ाद हुआ, और हम, आप, हमारा पूरा भारत 15 अगस्त 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज़ादी का पर्व मनाता है। बड़े हर्षोल्लास से लाल किले के ऊपर से तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लेकिन आज़ाद भारत में आपसे, हमसे, भारत के कण कण से एक एक बच्चे से सवाल कर रही है कि इस आज़ादी से बेहतर तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। आखिर वो आज़ादी का नवल सवेरा कब आएगा जब भारत का कण कण आज़ादी महसूस करेगा। तो कमिश्नर साहब फिर टोक दिए, कह यार ऐसे नहीं, गा के बताओ। हम का साहब गा रहे हैं। तो हिम्मत जुटी, तो तब हमने शुरू किया। असलिया जो रोई कैया हया धीरा तनियर लाग भोर हो, असलिया जो रोई कैया। कहली ये साहब, ये सुरक्षा की एजेंसियां, चाहे हमारी सेना, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के सैनिक, हमारे नागरिकों की सुरक्षा में हैं, देश की सुरक्षा में है। लेकिन यहाँ उल्टा है। लड़की ब्रिटेन का भारत घूम जाई, यही दिल्ली कलई का, यही दिल्ली मेहराई की, असलिया जो रोई कहिया हाय अपन ऐसे राखें अपन को रहो। अब कमिश्नर साहब इतना सुनने के बाद हाथ में कलम लिए थे, ऐसे लगा लिए, सुनने लगे। फिर दूसरा पॉइंट हमने, सियाराम कबीर जी ने लिखा था कि कितना बदली गई दसवा करतिया, आज हम दहेज में ये साहब जरावल जाली बिटिया की, असलिया जो रोई कैया। फिर तीसरा लाइन प्रकाश डाले थे कि हर सरकार आती है तो शिक्षा की बात बड़े जोर शोर से उठाती है। कहने से तो होगा नहीं, जब व्यवस्था मिलेगी तभी तो। और उस पे हमारा वो कवि जी की लाइन अंकित कर रही थी कि नकल कई के बच्चा आई इम्तिहान पास करी है, प्रिंसिपल मैनेजर थैली रुपया से भरी है कि, असलिया जो रोई कैया लिखले बिना पन्ना रह को, असलिया जो रोई कैया। कहले ये साहब, ऐसे लोग ऐसी व्यवस्था में किस भारत का निर्माण करेंगे, किस भारत का भविष्य बनाएंगे। एक लाइन, आपका सवाल, मैं आपका वो इंटरव्यू देखता हूँ, बार बार कोटेशन आपका उठता है। लेडीज़ों का गीत गाना बुरा नहीं है, गाना चाहिए, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में, लेकिन एक सभ्यता होनी चाहिए। इस पे सियाराम गुरु जी ने प्रकाश डाला था कि गयल विश्वनाथ बिरजू आहिरा के जमाना, गीत गावे लेडीज ताली हाउ पीटला जमाना की, असलिया जो रोई कैया गीती ऐसे गीत होले बोरो। आजकल
विश्वनाथ गुरु, बिरजू गुरु, हीरा गुरु, इन लोगों का ज़माना था जब गीत होती थी तो उस गीत का कुछ रहस्य निकलता था, कुछ मतलब निकलता था। लेकिन आज केवल औरत के नाखून से शुरू कर रहे हैं और उसके सर तक पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, वो भी तोपी हुई बातें नहीं, पहले के भी कवि थे, श्रृंगार रस की बात लिखते थे। अब यहीं फिर एक सियाराम कवि जी, हमको लगता है कि उनके लेखनी की पहली बिरहा थी, आज इसको हमने बहुत गाया। लड़का गरीब था, लड़की शादी हो गई, आई ससुराल में, तो लड़का इतना मेधावी था कि रात में मोटा काम करता था और दिन में पढ़ाई करता था। पड़ोस में एक शादी थी, उसमें उसकी दुल्हन गई, बाल बच्चे नहीं थे, उसकी दुल्हन गई तो देखा औरतन का दुश्मन औरतिया ज़्यादा होली। वो गई वहाँ और शादी में रही, आई, सुबह उस लड़के से कही कि हमको हार बनवा दीजिए, हमको हार बनवा दीजिए, मैंने अनठन करने लगी। तो वह लड़का जो है, जो रात में मोटा काम करके गृहस्थी भी चलाता था, पढ़ाई भी करता था, कितनी ऊंची बात, ऐसी बातें होना चाहिए। श्रृंगार रस की बात, और एक पत्नी के लिए सबसे जरूरी इस दुनिया में है क्या, उस पे लिखे थे, अरे सजना तन का, वो अपनी पत्नी को समझा रहा है, तुम हार की बात कर रही हो, अरे पगली हमारी बात सुन, के सजना तन का होला गहना, सिंदूर बिना न सोह टिकुली हार कंगनवा, सजनवा तन का होला गहना। जरूरत है तुम्हारी, लेकिन समय के हिसाब से मैं तेरी भी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक श्रृंगार की बात है, तुम पड़ोसन की बात कर रही है, तो सबसे बड़ा श्रृंगार तुम्हारा, तुम्हारी मांग का ललहाता हुआ यह सिंदूर है। ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी रचना। हालांकि अब महिलाएं सिंदूर को लेकर बहुत विरोध कर रही हैं, उनको जो देहात की नहीं है, जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं जी, उनको लगता है कि यह भार हम कब तक ढोएंगे क्योंकि बराबरी का दर्जा तो दे नहीं रहे हैं जी, उसको बाहर भी कमाना पड़ता है, घर में भी आके काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये सिंदूर के बहाने हमारे ऊपर जो दबाव बनाया गया है, उस दबाव से मुक्ति भी एक सवाल है। बहरहाल बिरहा आज ऐसी स्थिति पहुंच गया है कि बहुत सारे लोग नेताओं की चापलूसी करते हैं जी, और जमीन आसमान एक कर देते हैं। जी, जी, ऐसे लगता है कि वो क्या नहीं कर देंगे। जी। क्या आपने भी कोई ऐसा मौका? साहब देखिए, कलाकार का जीवन कुछ ऐसा होता है, जो आज की समस्या है, जो आज की व्यवस्थाएं हैं जी, उस पर चल रहा है। मैं बता दूं, कुछ छोट भैया, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा, कि मंच पे अगर उनका नाम नहीं लिया गया तो जैसे लग रहा है ना कि वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। नाम लेना जरूरी है। और हमारे गायक साथी भी कुछ ऐसी धारणा बना लिए हैं, इतने मतलब श्लोक पढ़ने लग जाते हैं। अरे ठीक है, कोई बात हो, सम्मानजनक हो। मैं एक दौर वो भी देखा हूँ, यही तरवा में स्वर्गीय बाबूजी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, बड़े प्रेम से पूर्वोत्तर में का पूर्व उत्तर प्रदेश में बाबूजी के नाम से उन्होंने जानते हैं, राम नरेश जी, राम नरेश बाबूजी। उनका कार्यक्रम था, तो एक उनके पीए हैं मुन्ना यादव, तो मुन्ना भैया हमसे मिले आजमगढ़ में, कहे कि रमेश बाबू एक कार्यक्रम लगा है तरवा में बाबूजी का, और आ जाइए। हम कहा और क्यों भैया, कि कल ना और क्यों ना, आज तो के आवे कोई तो फिर ना क्यों कब। हम कहने ठीक है आई, क्योंकि मैं दिल से सम्मान करता हूँ अपने आदर्श लोगों का। मैं गया, बाबूजी आए, बैठे, तो कलाकार है तो स्वाभाविक है कि भाई फूल माला पहना के गीत गा के, वो ऐसे लोग तो माला पहना लेते हैं। तो मैं स्वागत गीत गाने लगा। स्वागत गीत में अब जो बतिया वही कहे हैं आप, मैं इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला। साहब मैं बता दूं, मैं अपने जीवन में राम नरेश बाबूजी को पहला व्यक्ति देखा हूँ जब वो माइक पकड़े संबोधन करने के लिए, तो सबसे पहले उनका हाथ हमारी तरफ गया। अच्छा। हाँ, और इशारा किए
कि रमेश जी, गीत आपकी अच्छी रही, भाव आपका अच्छा लगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या? मैं जो हूँ वही हमें रहने दीजिए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नेता तो चाहता है कि वो भगवाने हो। हाँ, आजकल लोग भगवान बनने में बड़े, और बहुत सारी चीज़ें बनने में उनको बड़ी दिलचस्पी है, जो हैं वो नहीं रहना चाहते। कहे जो मैं हूँ वही हमें रहने दीजिए, और समाज की बात करिए। क्या आप लोग समाज के लिए चलिए। तो ऐसा भी दौर देखा गया है, जहाँ तक ये विषय है, बार बार गुरु शिष्य पे उंगली उठती है। तो सही चीज़ है, कुछ शिष्य ऐसे नकली बन गए हैं जो स्वार्थ के हिसाब से। मैं तो अब तक आदरणीय भोला मास्टर साहब, लेकिन ज़्यादातर गीतें हमने। अच्छा, आप ही के अखड़वा में 2 भोला हैं। जी, एक भोला बेचारे वो मुनारी बनारस के हैं। भोले ही रह जाते हैं। हाँ, वाकई भोला है। हैं? एक भोला है तो वाकई भोला है, एक सियाराम है तो वाकई सियाराम है, और एक भोला एक है तो भरत बम जी भोला थे। है। हाँ, एक भरत जी थे हाँ। तो वाकई वो भरत जी थे। ये भी गजब का देखिए। और यहाँ जो हमारे यहाँ महूगंज के भोला मास्टर हैं, ये भी गजबे के भोला हैं। तो उसमें सियाराम जी गुरु शिष्य पे लिखे थे। ये देखिए, यही संस्कृति हिंदुस्तान की है, जहां में सबसे आला इंडिया। यह भारत कृषि प्रधान देश है, ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है, त्यागियों का देश है, बलिदानियों का देश है, वीर पुरुषों का देश है। यह सारी संपदा से हमारा हिंदुस्तान भरा हुआ है, और हमेशा विश्व को एक संदेश देता है। यह लाइन इतनी बढ़िया कवि जी की लिखी, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जहाँ में सबसे आला इंडिया, यही संस्कृति है भारत की। जहाँ पे गुरु दक्षिणा दिए कन्हैया लाला, जहाँ में सबसे आला इंडिया, जो स्वतः दुनिया का मालिक हो, और 12 वर्ष घर छोड़ करके और गुरु दक्षिणा चुका करके ही अपने आप को मतलब वो समझे, छुटकारा पाए, तो बाकी बचा क्या? गुरु दक्षिणा का मामला बहुत भयानक है। बहरहाल कोई बात नहीं, अंगूठा भी कटवा लिया लोगों ने। हाँ, ऐसे भी थे। और 400 श्वेतकर्ण घोड़े मांगे तो कैसा उसका महिला की दुर्दशा हुई जी। है। तो उन सब चीज़ों पर बिरहिया लोग और कवि लोग जो है बहुत तुमार बांधते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है तुमार से अलग उनको भारत किसानों का देश है, भारत मजदूरों का देश है जी। और उन्हीं को वंचित करके तमाम सारे बेशर्म शासक और उनके चमचे आनंद लेते हैं। बिरहा भी उस चमचागिरी तक पहुंच चुका है और मैं चाहता हूं कि उस चमचागिरी से बिरहा को मुक्त किया जाए। और अब हम 1 मिनट में बता दूं, बहुत बढ़िया ट्रैफिक पर लेकर चले गए हैं। जब बिरहा हमारे चारों तरफ होने लगे तो उस्ताद विश्वनाथ गुरु का बार बार सजेशन रहा, कभी किसी का मुंह मत लगना, अपने से बड़े लोगों का आदर करके बिरहा गाना। जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ लोगों के मुंह तो कतई मत लगना, ये कब क्या बोल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं हो जाएगी क्यों? लेकिन उन्हीं लेडीज़ों में कम से कम 10 दंगल हम गीता जी से गाए, 20 दंगल अनीता जी से गाए, और बिरहा के आखिरी छोर पर, आखिरी बुलंदी पर ये दोनों लोग हैं। इनकी ताजगी एकदम बनी हुई है। लेकिन वो लोग गा रही थी तो हम लोग सीख रहे थे। लेकिन जब जब जितने दंगल हुए, जहाँ जहाँ बिरहा हुई, बड़े आदर, बड़े भाव, बड़े सम्मान से, उनका बड़ा नाम था, उनके पीछे एक हुजूम चल रहा था उस समय, ऐसा भी था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।